देश में चुनाव होते ही घोषणा पत्र आते हैं और घोषणा पत्रों में होते हैं वादे। इन वादों में अधिकतर राजनीतिक दल लोगों को मुफ्त में चीजें और सेवाएं देने का वादा करते हैं। अब ऐसी योजनाएं कितनी लोगों के कल्याण या भलाई के लिए हैं और कितनी वोट देने के बदले आम आदमी को दी गई रेवड़ी, इस पर बहस तेज हो गई है। हमारा आज का शो इसी पर, भलाई या मलाई। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को मुफ्त में बांटी गई चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी संस्कृति कहा है और तब से ही ये मुद्दा इन दिनों बहस के केंद्र में है। ये मसला अब अदालत के पाले में चला गया है। पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल की अर्थव्यवस्थाओं के डगमगाने की खबरों के बीच भारत के कई राज्यों की खस्ताहाल बैलेंस शीट पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को लेकर बहस चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीर्घकालिक विकास के लिए रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने की बात कहकर इस बहस को राजनीतिक आयाम दे दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, जहां पर एक जनहित याचिका यानी PIL दायर करके चुनावों के दौरान वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के लिए किए जाने वाले वायदों पर रोक लगाने के साथ ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग से भी बड़ी बहस तेज हो गई है, शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले विशेषज्ञ कमेटी के गठन और फिर सभी राजनीतिक दलों की बैठक का सुझाव दिया। रिटायरमेंट के दिन चीफ जस्टिस रमन्ना ने मामले के 4 पहलुओं पर सुनवाई के लिए इसे 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने S सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु केस में साल 2013 में विस्तार से बहस के बाद फैसला दिया था। फैसले में कहा गया था कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत जन कल्याण की योजनाएं यानी लोगों की भलाई के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इसलिए पार्टियों के चुनावी वायदों पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार नहीं है। वायदों पर अमल के लिए सरकार बनाने के बाद नेताओं द्वारा यदि संविधान के अनुसार धनराशि खर्च हो और उसका CAG ऑडिट हो तो उसे अवैधानिक या असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। रेवड़ियों और भ्रामक घोषणा पत्रों से यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होते हैं तो उसे भ्रष्ट आचरण मानते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए और इस पर प्रभावी नियमन और रोक के लिए संसद को विशेष कानून बनाना चाहिए। बाल्को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में कहा था कि सरकार की आर्थिक नीतियों के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करना संविधान में की गई शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। नए चीफ जस्टिस उदय यू ललित ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान और कानून की व्याख्या करना है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून है, जिसे अनुच्छेद 137 के तहत एक निश्चित समय सीमा में रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 25 मामलों पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू हो रही है। इसलिए रेवड़ी मामले में प्रभावी आदेश पारित करने के लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि रेवड़ी किसे कहा जाएगा और किसको कल्याणकारी योजना माना जाएगा, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है यानी वेलफेयर स्टेट है। इसलिए आम लोगों की भलाई के लिए योजना लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मिसाल के तौर पर देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में बराबरी नहीं है। बिहार और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय एक जैसी नहीं है। इसलिए इलाके की आर्थिक प्रगति, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार ज़रूरतें बदलने की वजह से रेवड़ियों की एक खास डेफिनेशन देना मुश्किल है। लेकिन जिसे अंग्रेजी वाले फ्रीबी कहते हैं और हिंदी में जिसके लिए अभी रेवड़ी शब्द प्रचलित हुआ है, उसकी जड़ें असल में 1920 के दशक में अमेरिकी राजनीति में छिपी हैं और इसी वक्त इसका चलन शुरू हुआ था। लेकिन किसी योजना को रेवड़ी कहना या करार देना काफ़ी जटिल मुद्दा है। मिसाल के तौर पर पंजाब के किसानों को अगर वहाँ की सरकार मुफ्त में बिजली देती है तो पहली नज़र में आप इसको रेवड़ी करार देंगे, क्योंकि इससे कई सारे धनी किसानों को भी ये सुविधा हासिल हो जाती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए फ्री बिजली बहुत बड़ी राहत है और इससे उनके लिए खेती की इनपुट लागत कम हो जाती है, यानी लागत जो है खेती में वो कम हो जाती है। तर्क देने वाले लोग PDS में फ्री राशन को और मनरेगा को भी फ्रीबीज में काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि इनका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने में कितना बड़ा योगदान होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ट्रांसपोर्ट और लोन माफ़ी
अनुत्पादक होने के साथ साथ रेवड़ी की कैटेगरी में आते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। लेकिन पानी, बिजली, क्लिनिक, शिक्षा, मनरेगा और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को रेवड़ी नहीं माना जा सकता है। रेवड़ी के पक्षधर लोगों का मानना है कि कल्याणकारी योजनाओं से जनता के जीवन में बेहतरी आती है। रेवड़ी नहीं कहना चाहिए इसे, एक कल्याणकारी योजना है और इससे रोजगार सृजन होता है, इससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में सरकारें मुफ्त में शिक्षा, इलाज और सामाजिक सुरक्षा देती हैं। इसलिए तमिलनाडु जैसे राज्यों का मानना है कि संपन्न राज्यों में ऐसी योजनाओं से मानव संसाधन का विकास होता है। लेकिन हाल के आंकड़े सामने आए कि 2019-20 में केंद्र और राज्यों का कल्याणकारी योजनाओं में खर्च 15.31 लाख करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर 17.16 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी करीब करीब इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 के वित्त वर्ष में जीडीपी का करीब 8.5% सामाजिक सेवा सेक्टर में खर्च हुआ है। आपको लगता है कि यह खर्च अधिक है या फिजूल खर्ची है, तो आप यकीन मानिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में हम बहुत सारे विकासशील देशों से काफ़ी पीछे हैं। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए की कर्ज की रकम बट्टे खाते में डाली है। बिक्री से पहले एयर इंडिया से रोजाना 20 करोड़ का घाटा हो रहा था और 61,000 करोड़ का कर्ज था। बीएसएनएल को बचाने के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया और कोरोना काल में गरीबों को ही नहीं, अमीरों को भी फ्री में वैक्सीन दिया गया और इस पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे पिछले 3 साल में 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। पावर सेक्टर में घाटे की वजह से राज्यों के बोर्ड को 4.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बड़े पूंजीपतियों को एसईजे, ईपीसीजी जैसी खरबों की ड्यूटी में छूट दी जाती रही है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि आखिर रेवड़ी है क्या चीज़ और क्या चीज़ है जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। और अब कुछ घोषणाओं पर ध्यान दीजिए। पंजाब में चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने महिलाओं को भत्ते का वादा किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का स्मार्टफोन, समाजवादी पार्टी ने वृद्धावस्था पेंशन और फ्री मेडिकल उपचार और भाजपा ने टैबलेट का वादा किया। गुजरात में आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बिजली बिल आधा करने का वादा किया और भाजपा ने कहा कि पंप का कनेक्शन फ्री में देंगे। नेता साइकिल, साड़ी, स्कूटी, वाईफाई फ्री देने के वादे करते रहते हैं। आप इनमें से खुद ही भलाई के काम और मलाई के काम को छांट कर अलग कर सकते हैं। ये बहस बहुत तेज है कि योजनाएं भलाई की हैं या मलाई की हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी साहब हैं। हाशमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये एक बहस चल रही है रेवड़ी को लेकर के कि वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी। उनमें से कौन सी योजना कल्याणकारी है और कौन सी योजना रेवड़ी है जो वोटरों को एक तरह से रिश्वत के तौर पर दी जा रही है? देखिए, वेलफेयर स्टेट कहा जाता है कि इंडिया वेलफेयर स्टेट है, लेकिन इसका ये फ़ायदा अब जो है राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से निकालते हैं कि आपको मुफ्त में पानी मिलेगा, मुफ्त बिजली मिलेगी, और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा सिलसिला चलता है। 5-6 महीने के बाद उनको बिजली भी मुफ्त मिलती है, फिर पानी भी मुफ्त मिलता है। जब 5-6 महीने गुजर जाते हैं, फिर पब्लिक जो है बाल्टी में पानी लेके घूमती रहती है कि देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है। तो ये एक चुनावी हथगंडा हो गया है और इसको हर आदमी अब समझने लगा है। असल बात ये है कि ये गरीबों का हक है, जो मिलनी चाहिए, जिसको जो हकदार है उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम भी खुश होने लगते हैं, हम नौकरी पेशा आदमी हैं, हम ठीक ठाक कमा लेते हैं, फिर भी हमको लगता है कि चलिए 200 यूनिट बिजली हमारी फ्री हो जाएगी, हम खुश हैं। अच्छा, कि तो सरकार भी हमें यही सोच करके बेवकूफ़ बनाती है कि अगला सामने वाला बेवकूफ़ बनने वाला है। इसलिए वो ऐसी घोषणा करती है कि सबके लिए। हकीकत यह है कि उनके लिए करना चाहिए जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास बिजली के साधन नहीं है, जो इनकम टैक्स देते हैं उनको बाहर रखना चाहिए। हाँ, उनको बाहर रखना चाहिए, बिल्कुल बाहर रखना चाहिए। पर यहाँ वो तो कॉमन घोषणा होती है कि 200। अभी भी सुनिए कि अब जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 300 यूनिट। बस जाते ही पहला काम उनका यही होता है कि ऐसे कर देते हैं। अब तो जिस पार्टी का नाम लिया, अब तो उनके स्कूल की भी पोल खोलने लगी। तो हम इसमें क्या बात करें? अब नहीं, लेकिन जैसे तमिलनाडु में जयललिता थी या करुणानिधि थे, जब
तो उस दौर में भी और अभी जो नेता हैं उन लोगों ने भी रंगीन टेलीविज़न, मिक्सी, साड़ियाँ, ग्राइंडर और इस तरह की चीज़ें जो है वो देना शुरू की। इसको क्योंकि तमिलनाडु का ये तर्क है कि यहाँ पर इससे अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, तो रंगीन टीवी दे करके किस तरह से योगदान हो सकता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टैबलेट दिए या स्मार्टफोन दिए या लैपटॉप दिए, तो उससे लग सकता है कि छात्रों का भला हो सकता है। दक्षिण भारतीय से ये परंपरा चली है। हाँ। वहाँ पे अम्मा जो है भोजनालय चलता था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो गरीबों के लिए था कि 5 रुपये में भरपेट खाना, 10 रुपये में भरपेट खाना, तो वो तो था, वो ज़रूरत की चीज़ थी। जैसे हम बिहार की बात करें तो लड़कियों को साइकिल मिली है, तो दूर दराज स्कूल होते थे, तो गरीब बच्चियाँ जो हैं वो साइकिलों पे पहुंच करके, और उससे जो है शिक्षा का स्तर भी बढ़ा और दर भी बढ़ा। जी, मेरे पास एक आंकड़ा है इससे जुड़ा हुआ। जी, 2005 में जब साइकिलें नहीं बटी थी, उस समय बिहार में 10वीं की परीक्षा देने वाले लड़कियों की संख्या करीब 1,85,00,000 के आसपास थी, और 2019 का जो आंकड़ा मेरे पास है वो करीब 11 लाख के आसपास, 11,85,000। यानी पहला आंकड़ा करीब 2 लाख के आसपास था, और बाद में 11 लाख के आसपास बच्चियों जिन्होंने साइकिल के बाद 10वीं की परीक्षा दी। जी जी, जी। तो ये सब चीज़ें सही हैं। अब लेकिन ये टीवी देने का जो मामला है, ये मेरे ख्याल से मुझे उचित नहीं लगता इस तरीके से कि उससे में क्या योगदान होगा, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होने वाला है। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएँ, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएँ, रहने के लिए जगह चाहिए वो उपलब्ध करा दी जाए। अभी भी जो कई ऐसी योजनाएं, स्टेट गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं जो जिनको मकान नहीं है, उसके लेकर के उन्होंने कई घोषणाएं की, वो अभी तक अमल में नहीं आई। तो वो छोटे छोटे मकान जो हैं उनको पूरे किए जाएँ। तो जो ज़रूरियात की चीज़ है, जिनको ज़रूरत है उनको किया जाए। अब पूरे लोगों को करना मेरे ख्याल से कहीं से भी उचित नहीं है। और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में योगदान होगा, तो मेरा तर्क ये है कि उससे कोई अर्थव्यवस्था का योगदान नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का एक हिस्सा है। वो अलग अलग अपने हिसाब से आंकड़े रख लीजिए, लेकिन मैं सीधा सीधा कहता हूँ, सीधा सीधा मानता हूँ कि गरीब जो है उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। जैसे बिजली की बात हम लोग करते हैं, जैसे पंजाब के किसानों में को बिजली फ्री में मिलती है या बहुत नाम मात्र के शुल्क के साथ मिलती है। किसान बिहार इसमें हरियाणा में भी बहुत जी। लेकिन अगर दिल्ली जैसे शहर में किसी निवासी को 200 यूनिट बिजली अगर फ्री मिलती है, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है आम आदमी को? जैसे कि अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा तो की, लेकिन एक तो पहले ही बिजली पर सब्सिडाइज्ड रेट में केंद्रों को मिलता है। डिस्कॉम पे जो प्रदेशों के, राज्यों के जो बिजली बोर्ड है, उनमें 4.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जी। तो ये एक तरह से तो अर्थव्यवस्था में नुकसान कर रहा है। नुकसान कर रहा है। जैसे बिजली ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आप अपने बिजली खरीद लिया या आपने बना ली, उसको आपको सप्लाई करना है। अगर कोई ख़रीदता नहीं है, हम ये सोचते हैं कि मेरी सरकार बिजली बना रही है और हमने अपनी बिजली बुझा के रखी हुई है, तो वो सरकार को घाटा है, सीधा का सीधा घाटा है अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कई सरकारें हैं जो सस्ते दर पे इस तरीके से, इस तर्क के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, और वो पहुंचा भी रही हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे बिजली है नहीं और उसके बाद भी सस्ते दर पे बिजली देने की बात करते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाह रहा था कि हम जिससे छोटे मोटे काम कराते हैं बिजली के, वो 2 दिन पहले मेरे घर पर आया कि मुझे भी राशन कार्ड बनाना है। तो हमने कहा कि तुम्हारी आमदनी कितनी है? तो बोले कि हाँ ठीक है। तो हमने कहा कम, उससे जो जिनके राशन कार्ड बनते हैं उनके कम से कम लाख रुपए के नीचे के आसपास होने चाहिए, तब राशन कार्ड होगा, तब राशन कार्ड में जो चीज़ें मिलती हैं राशन में, पीडीएस, हाँ, वो आप उसके हकदार होंगे। तो वो खासा उसका कारोबार है, लेकिन वो भी चाहता है कि उसको राशन कार्ड मिले और वो सारी सुविधाएं जो गरीबों को मिल रही है। तो क्या है कि जो कमाने वाला भी है वो भी उसका हकदार है, वो भी दूसरे के उसमें अधिकार में डाका डालना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजली अगर हमारे लिए सरप्लस हो रही है तो वो सरकार का काम है कि वो कहाँ बेचे या कहाँ तक उसको आगे सप्लाई करे। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट है जो बेचती हैं, अपनी बिजली बेचती हैं। पावर ग्रिड के अलावा भी है। अब तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर आप सोलर सिस्टम अपने पास लगाते हैं तो आप अगर ज़्यादा जनरेट करते हैं तो वो भी सरकार को दे सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने बहुत छूट दे रखी है, इसमें भी सब्सिडी है अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं। कोरोना के समय में सरकार ने, केंद्र सरकार ने या बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी गरीबों को फ्री में राशन दिए,
उसको भी लोग जो कुतर्क करने वाले हैं उस चीज़ को या मनरेगा को या पीडीएस को भी इस फ्रीबीज में काउंट करते हैं कि ये भी तो फ्रीबी है, अगर बिजली फ्री दे रहे हैं तो क्या हो गया। ये अब उस वक्त, अब अगर आलम देख लीजिए, जब कोरोना की बात कर रहे हैं, लोग घर में छोड़ के जा रहे हैं, लोगों मज़दूरों को मकान मालिक ने घर से बाहर कर दिया, जहाँ काम करते थे उन्होंने बेरोज़गार कर दिया, वो सड़कों पे आ गए थे। वैसे वक्त में सरकार अगर नहीं आती तो वो भूखे मर जाते। और इसी घबराहट से, जैसे दिल्ली से लोग जो कूच करके गए, जो तस्वीरें घूमती हैं, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने इतने खाना खिलाया, वैसे किया, और वो जो तस्वीर अगर दिख रही है तो वो सरकार के आंकड़ों को झूठा बताती है। इतने लोग अगर दिल्ली से पैदल हज़ारों किलोमीटर दूर चल करके जा रहे थे, इसका मतलब था कि उसको दिल्ली में खाना नहीं मिल रहा था। तो सरकारों ने जहाँ कदम किया, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी पहुंचा रही है जो सिलसिला जो चला था, क्योंकि अर्थव्यवस्था या हम अब तो थोड़ा सा सम्मान की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हाँ। लेकिन अब से 2-1 महीना पहले देख लीजिए तो स्थिति बहुत ख़राब थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, रोज़गार लोगों के ख़त्म हो गए थे। अब धीरे धीरे सब चीज़ें लौट रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो सरकार ने जो 1 साल 1.5 साल जो मदद की है खाने और इसको लेकर के, तो उससे इसकी तुलना करना बिल्कुल गलत है। अगर वो नहीं देते तो वो सारे कहीं ना कहीं मृत पाए जाते, भूख से मरते। तो उसमें सरकार का ये कदम काफ़ी सराहनीय है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली, जैसे सिर्फ दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी जगहों से भी लोग जो है, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूर कोरोना के टाइम में आए, जो कि आपने जिक्र छिड़ा, तो क्या दिल्ली सरकार उन मजदूरों को नहीं रोक सकती थी जो बिहार या उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या झारखंड पैदल निकल रहे थे उस टाइम पर? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सरकार ने जिस तरह से घोषणा करी थी और कहा था कि इतने जगह पे रसोई चल रही है और यहाँ खाने की व्यवस्था है, वहाँ खाने की व्यवस्था है, अगर ये होता, लोगों को मिल रहा होता, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाते। बिल्कुल जो है, अगर आपने शेल्टर बनाया होता, जो बाद में हुआ, बाद में सब सरकारों ने इस तरह से कोशिश करी, लेकिन अगर ये चीज़ हुआ होता, मैं दिल्ली का जिक्र इसलिए करता हूँ कि दूर दराज के लोगों को भी लगता है कि नौकरी हमें यहाँ मिल जाएगी, तो इसलिए लोग दूर दराज के लोग यहाँ आ जाते हैं। और बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो वो लोग पंजाब में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ से इस तरह से पलायन नहीं हुआ जिस तरीके से दिल्ली से हुआ था। हाँ। दिल्ली से सबसे ज़्यादा हुआ, बम्बई से हुआ। तो ये बड़े शहरों से जहाँ हम रोज़मर्रा का काम करते हैं, वहाँ से लोग ज़्यादा पलायन किए। तो व्यवस्था अगर होती, खाने का इंतज़ाम होता, ठहरने की जगह आपने अच्छी दी होती, मकान मालिकों ने चूँकि हटा दिया था, काम करने वालों ने उनको भगा दिया था, अगर आपने शेल्टर दिया होता तो सड़कों पे नहीं आते, बच्चे जो है सूटकेस पे लेट करके नहीं चलते। जो हमने तस्वीरें देखी, हाँ, बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें थी। आखिरी सवाल हाशमी साहब, रेवड़ी और कल्याणकारी योजना, इन दोनों में हम अंतर कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ नीयत से, कि इससे नीयत क्या है? नहीं, वो तो देने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है। वो जानता है कि हम कौन सा जो योजना दे रहे हैं वो कौन से रेवड़ी है और कौन जो है वास्तव में लोगों को राहत पहुंचाने वाली है। जब सरकार कहती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, तो इसका मतलब है कि वो रेवड़ी बांट रही है। ठीक है। सरकार अगर कहती है कि हम गरीब बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, इसका मतलब है उसकी कल्याणकारी योजना है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। जब हम जैसे लोगों को, जब हम इनकम टैक्स देते हैं, अब मेरे बारे में आप कहते हैं कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप हमसे कुछ चाहते हैं। और चाहते का मतलब है कि आप उनको वोट चाहते हैं। सीधी सी बात। तो बहुत सीधी सी बात है। नीयत से पता चल जाएगा कि कौन सी योजना जो है वो कल्याणकारी योजना है, जो अर्थव्यवस्था में योगदान करेगी, और कौन सी योजना ऐसी है जो संगठन को मजबूत बनाएगी, जिससे आप रेवड़ी संस्कृति कह सकते हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम में। रेवड़ी और कल्याणकारी योजनाएं, भलाई और मलाई का अंतर आपको खुद ही स्पष्ट नजर आ जाएगा। नीयत ही साफ दिख जाती है। इस देश में जहां अभी भी एक बड़ा तबका 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करता नजर आता है, वहां पीडीएस और मनरेगा जैसी योजनाओं के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। इस मसले पर अपनी राय आप हमें info@आवाज़-द-वॉइस पर मेल के जरिए बता सकते हैं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में आपको छोड़ जाते हैं संगीत के एक छोटे उस्ताद की स्वर लहरियों के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।